हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो में हम आपको वन लाइन क्वेश्चन कराएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है। आप लिंक पे जाके सारे वीडियो इसके पहले के देख लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है स्क्रीन पर। प्रश्न में एक में मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया, उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। मेंडलीफ एक वैज्ञानिक थे। कौन? मेंडलीफ या मेंडल ने। तो आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था तथा उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है उसको बताना है आपको। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। इसके पहले की जो वीडियो में आपको पढ़ाया था कि उन्होंने मटर के पौधे पर जो है कि उसका प्रयोग किया था, किसका? आनुवंशिकता का। तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम। पूछा गया है 2018 में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? भाई किसी और पौधे को चुन सकते थे। मूंगफली है, गेहूं है, और चावल है, चना है, लेकिन उन्हें मटर के पौधे को ही क्यों चुना? भाई कुछ तो कारण रहा होगा। क्या है? मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है। पहला रीजन क्या था कि ये बहुत कम समय में उगने वाला पौधा है। दूसरा क्या है? मटर में विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरल से मिल जाती हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं वो सरलता से मिल जाती है। इसी कारण मेंडल ने मटर के पौधे को ही अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग करने के लिए इसे चुना था। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जन्मदाता कहते हैं। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जन्मदाता कहते हैं। ऑटोसोम्स किसे संबंधित होते हैं या किसे कहते हैं? जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र अथवा ऑटोसोम्स कहते हैं। जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र अथवा ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है। मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। कितने जोड़े? 22 जोड़े। अगला क्वेश्चन है अप्रभावी क्या है? अप्रभावी क्या है? जीवों में जो विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती उसे हम अप्रभावी कहते हैं। जीवों में जो विभिन्नता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती उसे हम अप्रभावी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं? ये देखो 2 बार पूछा जा चुका है, 2013 में और 2017 में, यानी कि क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। आंसर हमारा क्या है कि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। एक लक्षण के 2 कारकों में से जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। एक लक्षण के 2 कारकों में से जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी 2 कारकों में से एक अपना जो लक्षण प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। जबकि दूसरा उपस्थित होते हुए भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप मान लीजिए 2 भाई बहन हैं। एक भाई है आप, दूसरा आपकी बहन है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं। आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, कहीं भी जाते हैं। भाई बहुत कम बोलता है। जो आपका भाई है बहुत कम बोलता है, लेकिन जो सिस्टर है वो बहुत बोलती है। तो हर कोई कहेगा नहीं वो लड़की बहुत तेज है, वो लड़की बहुत तेज है, जबकि लड़का थोड़ा कम बोलता है। यानी लड़की अपना प्रभाव दिखाती है, लड़की अपना प्रभाव दिखाती है, अपनी कौशलता दिखाती है, इसलिए उसे प्रभावी कहते हैं। जबकि लड़का, उसे ज्ञान भी रहता है लेकिन वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, वो अपने आप में मगन रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। हमने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए किस भाग में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है जिसे हम
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य बना होता है उसमें पाया जाता है। क्या? डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में नर तथा, एक मिनट भाई, मनुष्य में नर तथा मादा गुणसूत्रों को प्रदर्शित कीजिए। मनुष्य में नर तथा मादा गुणसूत्रों को प्रदर्शित कीजिए। नर गुणसूत्र क्या है? हमने आपको अगली वीडियो में बताया था इसके पहले कि एक्स वाई नर को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्स एक्स ये मादा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक वैसे ही नर गुणसूत्र 22 प्लस एक्स वाई, जबकि मादा गुणसूत्र बाई 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है। जब भी आपसे पूछे तो नर में डिफरेंट रहता है, एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा, जबकि मादा में दोनों एक्स एक्स रहेंगे। ठीक है। और ये संख्या दोनों में समान है, संख्या दोनों में समान है और एक्स कॉमन है, वाई इसमें नहीं है, इसमें वाई है। ठीक है। नर में एक्स वाई जबकि मादा में एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन है, किस आनुवांशिक रोग के जीन्स एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? वर्णांधता। किस आनुवांशिक रोग के जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं? वर्णांधता पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? वर्णांधता। वर्णांधता किसको कहते हैं? यानी जिसे हम क्या कहते हैं? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी कहते हैं। या वर्णांधता मतलब होता है, जैसे देखा होगा बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें जब चश्मा टेस्ट कराने जाते हैं तो उन्हें दिखाते हैं कि, या आप कभी गए होंगे चश्मा टेस्ट कराने, बहुत से बच्चे होते हैं हाई स्कूल के भी जो चश्मा टेस्टेड पहनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा वर्णांधता की दिक्कत होती है, यानी उन्हें प्रॉब्लम होती है आंखों से लेकर। तो उन्हें टेस्ट करने के लिए पहले छोटा 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 आ बड़ा आ ABCD दिखाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर कुछ और दिखाएंगे, गिनतियाँ दिखाएंगे कि आपको कैसी कमजोरी है, आप में प्लस में है माइनस में है जो भी है। ठीक है। तो इसे हम वर्णांधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पर, यदि किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 20 है, यदि किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उसकी जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि यदि किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उसकी जनन कोशिकाओं की संख्या होगी। जनन कोशिका अर्थात युग्मक में n बराबर 10 गुणसूत्र होंगे। कितने? n बराबर 10 गुणसूत्र होंगे, यानी हाफ। कितने होंगे? हाफ। n बराबर 10 गुणसूत्र होंगे। एक बच्चे में 47 गुणसूत्र हैं, उसमें किस रोग की संभावना होती है? एक बच्चे में 47 गुणसूत्र होते हैं, जबकि होते कितने हैं? 46, दोनों मिला के 46 होते हैं। ठीक है। तो इसमें उसे मंगोली जड़ता रोग कहा जाता है, यानी उसमें जो रोग होगा या जो भी प्रॉब्लम होगी उस रोग को हम क्या कहेंगे? मंगोली या जड़ता रोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन का जीन क्या है? प्रोटीन का जीन क्या है? डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे हम प्रोटीन का जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पर, यदि किसी चूहे की पूंछ काट दी जाए, यदि किसी चूहे की पूंछ काट दी जाए तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पूंछ से क्या रिलेशन है? यदि किसी चूहे की पूंछ काट दी जाए तो बच्चा कैसे पैदा होगा? अच्छा, चूहे की पूंछ काटने से उसकी जनन कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः बच्चा सदैव पूंछ वाला ही पैदा होगा। भाई नॉर्मली है कि मान लीजिए किसी इंसान के एक हाथ नहीं है तो क्या उसकी आने वाली संतान में एक हाथ नहीं होगा? या वो देखे होंगे, मैं बहुत से बच्चों की मम्मी पापा थोड़ा सा विकलांग होते हैं, पाँव से ढपकते रहते हैं, एक पाँव उनको प्रॉब्लम करते हैं, या किसी बैसाखी से चलते हैं जिसको टेकानी भी बोलते हैं, या किसी स्टिक का सहारा लेते हैं। मम्मी पापा दोनों विकलांग होते हैं, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी या आने वाले बच्चे भी विकलांग होते हैं? ऐसा तो नहीं है। यानी जब मुँह की पूँछ काट दी जाएगी तो उसके आनुवंशिकता उसकी जीन पर कोई प्रभाव नहीं होगा,
उसकी आने वाली प्रजाति यानी जो मूस होंगे उनमें पूर्णतः पूंछ होगी। ठीक है, मूछ पूंछ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन मेरा क्या था कि यदि किसी चूहे की पूंछ काट दी जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा। चूहे की पूंछ के काटने से उसकी जनन कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः बच्चा सदैव पूंछ वाला ही पैदा होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अंगों के लगातार उपयोग या अनुप्रयोग से जो नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत लैमार्क ने प्रतिपादित किया। चलो फिर से समझ लेते हैं डीपली। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए। वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अंगों के लगातार उपयोग या अनुप्रयोग से जो नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। यानी हमारे शरीर पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भाई अगर आप देखे होंगे कि अगर आपको अच्छा माहौल नहीं मिलता है, कष्टदायक मिलता है, तो आपका शरीर भी कम बढ़ेगा, आपका शरीर विकसित नहीं होगा पूर्ण। अभी आप किसी कोयले की खान में रहने लगे, वातावरण वहाँ भी तो है लेकिन आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आपका जो शरीर पूर्णतः विकसित होना चाहिए नहीं होगा। अभी आप सूर्य के रोशनी में बिल्कुल मत जाएं, 1 साल 2 साल बिल्कुल सूर्य की रोशनी आप देखें ही ना, देखिए आपका शरीर कैसा होता है। तमाम तरह की या विभिन्न प्रकार की आपके शरीर में बीमारियां ग्रस्त हो जाएंगी, है ना। यानी आपका वो माहौल अलग हो जाएगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षणों को वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। यह सिद्धांत किसने, लैमार्कवाद ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ है, जैव विकास क्या है। जैव विकास जीवों में धीमी गति से होने वाली कृत्रिम परिवर्तन या होने वाले क्रमिक परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप प्राचीन काल के निम्न कोटि के सरल जीवों से आधुनिक उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। यह जैव विकास है। यानी जैव विकास जीवों में धीमी गति से होने वाले क्रमिक परिवर्तन या धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप प्राचीन काल के निम्न कोटि के सरल जीवों से प्राचीन काल के निम्न कोटि के सरल जीवों से आधुनिक उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर, पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती, कारण स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं होगी भाई। पहलवान होना एक कायिक लक्षण है जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता, अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती। अर्थात निरंतर अभ्यास करने से पहलवान की पेशियां सुरक्षित हो जाती हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पिताजी काफ़ी कमज़ोर हैं, आपके पिताजी काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन आपके आप भी कमज़ोर हैं, लेकिन आप क्या करिए, डेली जिम जाइए, दौड़िए, अच्छा भोजन खाइए, चना केला दूध, जो आपके शरीर के लिए पौष्टिक चीज़ें हों, काफ़ी सारा मेहनत करिए, आप देखिएगा आप पहलवान हो जाएंगे। लेकिन आप पहलवान हो जाएंगे, आपकी जो आने वाली संतान होगी वो नॉर्मल होगी, वो पहलवान थोड़े ना होगी। हाँ, वो भी आपके जैसा दूध पिएगी, चना खाएगी, पौष्टिक खाएगी, थोड़ा ना चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा ये सब नहीं खाएगी। अच्छा पौष्टिक जब खाएगी तो वो भी संतान पहलवान हो जाएगी। लेकिन इसका जीन पर फिर भी फर्क नहीं पड़ता कि हाँ पहलवान का बच्चा पहलवान होगा या आईएएस का बच्चा आईएएस होगा, डीएम का बच्चा डीएम होगा ना, वो जैसा अपने आप को ढालेगा वैसा होगा। इसका जीन पर किसी भी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता है। आशा करते हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे। आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत क्या है। छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। क्वेश्चन था कि आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत क्या है। छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभवों को जैव विकास क्यों नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभवों को जैव विकास क्यों नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उनका अर्जित अनुभव जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए उसे जैव विकास नहीं कहते हैं। अर्जित अनुभव, जैसे कि आपके पिताजी मान लीजिए किसी कंपनी के ठेकेदार हैं, आपके पिताजी किसी कंपनी के ठेकेदार, उस कंपनी में मारुतियाँ बनती हैं, मारुति के टायर बनते हैं।
तो आपके पिताजी का माहौल बन गया वहाँ पर, देखते देखते कि हाँ ये टायर ऐसे बनते हैं ऐसे बनते हैं, जबकि दूसरे बच्चे के पिताजी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बिस्किट बनते हैं। तो ये थोड़ा जानेंगे कि टायर कैसे बनते हैं, और ये ना जानेंगे कि हाँ ये बिस्किट कैसे बनते हैं। यानी जो अनुभव है इसका जीन पर कोई अपना प्रभाव होता है। हाँ मान लीजिए ये जानते हैं कि हाँ हमारे बच्चे, ये हमारे पापा बिस्कुट बनाना जानते हैं, जो उनकी औलादे होंगी क्या वो भी जान जाएंगे ये कैसा होता है ना। तो इसका जीन से किसी भी तरह संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किन दो वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया था कि जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ था जो जीवन के लिए आवश्यक थे। किन दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया था कि जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ था जो जीवन के लिए आवश्यक थे? स्टेनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे ने। किसने? स्टेनले एल मिलर ने तथा हेराल्ड सी उरे ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विभिन्नता किसे कहते हैं? विभिन्नता किसे कहते हैं? समान माता पिता और समान जाति होने पर भी संतानों में रंग, रूप, बुद्धिमत्ता, कद आदि में अंतर पाया जाता है, इसी को विभिन्नता कहते हैं। सबसे सरल क्वेश्चन है बेटा, आपके आसपास देखिए कि किसी के पापा देखो सांवले होते हैं, मम्मी गोरी होती हैं, लेकिन आने वाली संतान ये तो है नहीं कि हाँ सांवली गोरी दोनों होगी ना, आधा शरीर गोला होगा आधा शरीर सांवला होगा, ये नहीं ना। या किसी के देखा होगा कि मम्मी पापा दोनों सांवले होते हैं लेकिन बच्चा उनसे कहीं तक अच्छा या गोरा होता है। ठीक है, तो ये जो विभिन्नता है, समान माता पिता और समान जाति होने पर संतानों में रंग, रूप, बुद्धिमत्ता, कद में अंतर पाया जाता है। यानी वो धीरे धीरे पिताजी देखिए सांवले होते हैं लेकिन उनकी मम्मी गोरी होती है, मम्मी भी सांवली होती है लेकिन आने वाली संतान का जो वर्ण है या रंग है वो गोरा होता है। ठीक, इसे हम विभिन्नता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? गुणसूत्र धागों के समान दो सममित क्रोमेटिड से बना होता है। दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे बने होते हैं गुणसूत्र, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वो एक एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में देखा होगा संरचनाएं, ठीक कुछ ऐसे ऐसे तमाम तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक आपस में गुणसूत्र। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? गुणसूत्र धागों के समान समान दो समित क्रोमेटिड से बना होता है, यानी एक दूसरे से धागों के समान जुड़े रहते हैं। दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एक भाई एक ये माध्यम ही तो है, जुड़े हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 23 है स्क्रीन पर, सॉरी 22, मानव शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग हैं? मानव शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग हैं? कर्ण, पल्लव की पेशियां, क्रमिक परिशोषिका, पुच्छ कशेरुक, निमेषक पटल। ये अवशेषी मतलब कौन कौन से अवशेषण करते हैं? कर्ण, पल्लव की पेशियां, क्रमरूप परिशेषिका, पुच्छ कशेरुक, निमेष पटल। साथियों, यदि आप हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको सभी मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, सभी का सभी मिलेगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, डेली आप कम से कम एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट का देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं है, आराम से आपका 85% एबव नंबर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है स्क्रीन पर, सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच संयोजक कड़ी किसे माना जाता है और क्यों? सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच संयोजक कड़ी किसे माना जाता है और क्यों? डकबिल डकबिल प्लेटिपस को सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है क्योंकि वे सरीसृपों की तरह अंडे देते हैं और स्तनधारियों की तरह अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। यानी अंडे भी देते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। अब अंडे देना और बच्चे को दूध पिलाना बहुत अंतर है। क्या भैंस अंडे देती है? या फिर भैंस या चिड़िया फिर दूध पिलाती है? अंतर बताइए। बीज कड़ी तो इसे ही कहा गया, यानी अंडे भी देती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है। जबकि देखा होगा भैंस का बच्चा होता है वो उसे दूध पिलाती है
उसका जन्म होता है, ना कि अंडा होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट वो बच्चा होता है भैंस के गर्भ से। जैसे कि हम लोग मेरी मम्मी पापा के गर्भ में, मम्मी के गर्भ से निकले हैं या जो भी है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। इसका गलत सेंस मत लीजिएगा मेरे बच्चों। हम मेरा मकसद है आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो हम हर तरह से आपको समझाएंगे, लेकिन उनका सेंस बिल्कुल भी गलत मत लगाइएगा, वरना आपकी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस होगा, मेरा तो क्या है ना। तो जो चिड़िया होती है वो हमेशा अंडे देती है, और अंडे फूट के कुछ समय पश्चात बच्चे निकल आते हैं। लेकिन चिड़िया कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उसके स्तन नहीं होते हैं। वो उन्हें दाना चुनाती है, उनकी चोंच में दाना डाल देती है। जबकि भैंस अंडे नहीं देती है, वो अपने बच्चों को या अपने जानवरों को दूध पिलाती हैं, यही है। और ये कौन से सरीसृप जो है, ये इससे अंडे भी देती है और बच्चों को दूध पिलाती है, यानी ये दोनों के बीच की कड़ी है। आशा करते हैं सभी लोग खूब अच्छे से समझ गएंगे। तो आज का वीडियो बेटा यहीं तक। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मुझे इतने आते थे। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा या आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।